नमस्कार सबको। तो अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने बैलेंस शीट और लायबिलिटी के लिए जो लेजर्स है वो कैसे क्रिएट करने हैं, और फिर हमने देखा नेक्स्ट वीडियो में कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो इनकम एंड एक्सपेंस साइड के जो लेजर हैं वो कैसे क्रिएट करने हैं। अगर कोई मेरा पिछला वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो दो साइड है, एक इनकम और एक्सपेंस में जो सेल एंड परचेज आता है उनकी एंट्री कैसे करनी है, और उनके जो टैली में अगर हम एंट्री करते हैं तो वो कैसे करनी है, और मैनुअली अगर करनी है तो वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे पी एंड एल में हम बात करेंगे सेल। अब सेल दो तरह की होती है हमारी, एक एक्सपोर्ट और एक डोमेस्टिक। राइट। अब एक होता है कि परचेज हमारी इंडिजिनियस, और एक है हमारी परचेज इंपोर्ट। तो सबसे पहले हमारा जो एंट्री फार्मूला है, हमारी जो सेल है वो हमारी किस साइड आती है। तो हमें ये चार्ट छोटा सा याद रखना है हमेशा कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट्स और पी एंड एल में एक्सपेंस और इनकम, इन दोनों का क्रॉस कनेक्शन है। असेट्स का एक्सपेंस के साथ और लायबिलिटी का इनकम के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल हमारी आती है इनकम साइड में। तो हमें असेट्स का फार्मूला सिर्फ याद करना है कि डेबिट और क्रेडिट कब होता है। जब इंक्रीज होती है असेट्स तो इंक डेबिट होगी, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होगी। तो इसका रिवर्स कनेक्शन हमारा इनकम के साथ है। इनकम हमारी जब बढ़ेगी तो हमारी क्रेडिट होगी, है ना। तो हम यहाँ पे जब एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम करेंगे सेल की एंट्री। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि फोन पे भी विजिबल हो जाए। तो सबसे पहले एंट्री जब होगी, यहाँ हम फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे जो एंट्री का। तो जब भी आप एंट्री करेंगे सबसे पहले उसकी डेट एंटर करेंगे। मान लीजिए 1 अप्रैल 2025। अगर आपने सेल की है तो सेल क्या होगी, हमारी क्रेडिट होगी। तो उसके लिए लिखेंगे हम टू सेल। मान लीजिए हमारा अमाउंट 50,000 है तो हमारा अमाउंट 50,000 आ जाएगा। अब सबसे पहले सेल के लिए हम एक लाइव इनवॉइस ले लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। ये एक इनवॉइस है, सेल इनवॉइस। तो सबसे पहले इनवॉइस के अंदर क्या होता है, इनवॉइस नंबर होता है, और फिर डेट, है ना, और पार्टी का बिल टू शिप टू, और पार्टी का नाम और जीएसटी नंबर, और इधर हमारा नाम, और इधर हमारा जीएसटी नंबर होगा, है ना। तो फिर हमारे जो बेसिक अमाउंट है हमारा, ये है 8,750, जिसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो इनवॉइस इस तरह का होता है। तो जो लोग एंट्री करते हैं या जिनको पता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए समझना बड़ा जरूरी है कि इनवॉइस के अंदर जितने पार्ट्स हैं वो सबसे पहले जो सेलर है उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए, करेक्ट एकदम। उसका पैन नंबर भी मेंशन होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है तो वो भी मेंशन होगा, आईसी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। और ये सप्लायर का नाम है सेलर का, दीक्षित सोल्यूशन सर्विस। अब ये इनवॉइस नंबर DSS 25260051। इनवॉइस का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। बेसिकली ये हमारा सीरियल नंबर होता है जो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फिर बात आती है डेट की। इनवॉइस की डेट भी होना जरूरी है। फिर अगर पीओ नंबर है पार्टी का तो वो भी, और पीओ नहीं है तो वो भी सही है। फिर बिल टू शिप टू। अब बिल टू और शिप टू का मतलब है कि जिस पार्टी को हमने बिल किया है और जिससे हमें पैसे आने हैं। शिप टू का मतलब है जिस पार्टी को हमने माल भेजा है। ये दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन पैसे एंट्री हम किसको डेबिट करेंगे, जिसको हमने बिल टू किया है, ये ध्यान रखना है। अगर शिप टू वाली पार्टी डिफरेंट है तो आपने बिल टू वाली पार्टी को ही डेबिट करना है, क्योंकि उसी से पैसे आने हैं। फिर बात आती है कि आइटम क्या बेच रहे हैं, वो हम सेल वाइज की जब टैली में एंट्री करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली क्या होता है, टैली में जब हम एंट्री करते हैं तो साथ साथ इनवाइस भी जनरेट हो जाता है ना। तो मतलब टैली में जब एंट्री करेंगे उससे इनवाइस भी हमारा जनरेट हो सकता है। तो उसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो HSN कोड, जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तब से हर आइटम के लिए HSN कोड देना कंपलसरी है। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टैक्स रेट,
आईजीएससी, सीजीएससी, एचजीएससी। अब एक चीज मैं और बता दूं, जीएसटी के केस में आईजीएसटी तब लगता है जब इंटर स्टेट सेल होगी, यानी कि हरियाणा से अगर कोई बाहर के स्टेट को सेल है तो आईजीएसटी लगेगा। हरियाणा टू हरियाणा अगर सेल हो रही है तो वो सीजीएसटी और एचजीएसटी लगेगा। तो जब हम जीएसटी का चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जितना हमें बेसिक अमाउंट मिला है वो हमारा सेल होती है, और ये जो सीजीएसटी है वो हमारी लायबिलिटी होती है, जो हम कस्टमर से ले तो लेते हैं फिर आगे हमें जमा करानी होती है। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे इस इनवॉइस की? सबसे पहले होगी हमारी सेल 8,750। फिर हमारा हो गया सीजीएसटी पेबल जो हमने कस्टमर से लिया है, टू एचजीएसटी पेबल, ये आ गया हमारा 787.50। अब ये हमने क्रेडिट क्यों किया है? जो हमारा फार्मूला था एंट्री का वो यही है बैलेंस शीट में। अगर लायबिलिटी है तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तब वो क्रेडिट होगी, क्योंकि सीजीएसटी पेबल और एचजीएसटी पेबल जो जीएसटी पेबल अमाउंट होता है जो हम इनवाइस के अंदर कस्टमर से लेते हैं वो हमारी लायबिलिटी होता है। तो जो भी हम इनवाइस रेज करते हैं हम कस्टमर से जीएसटी लेते हैं और सरकार को जमा कराते हैं, तो हमारी वो लायबिलिटी है। और इनकम हमारी सेल है वो क्रेडिट, हमारी इनकम है तो वो क्रेडिट होगी। तो ये तीनों चीजें हमारी क्रेडिट होंगी। अब डेबिट क्या होगा हमारा? डेबिट होगी हमारी जो पार्टी है, यानी कि डेटर। डेटर है हमारा ये वाली पार्टी हेरिटेज इंडिया, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो डेबिट कर देंगे टोटल इनवॉइस अमाउंट से। नॉर्मली टैली के अंदर जब इनवॉइस रेज करके ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो जाती है, तो कई लोगों को मतलब आदत पड़ी हुई है कि हमने सेल इनवॉइस रेज किया, एंट्री भी अपने आप हो जाती है। तो हमें एंट्री भी क्लियर होनी चाहिए कि हम एंट्री क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, हेरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा डेटर है और फार्मूला हमारा यही कहता है। असेट्स है, अगर बढ़ेगी तो इंक्रीज होगी तो डेबिट होगा, तो सन्डी डेटर हमारी असेट्स होता है। तो ये हमें एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके लिए हमें जो नरेशन लिखनी होती है, सबसे पहले बीइंग से स्टार्ट करते हैं। बीइंग इनवॉइस नंबर डीएसएस 252651, डेटेड 23/9/2025 से। अब कई बुक्स में इन्वेंट्री वाला सिस्टम होता है और कईयों की बुक्स में इन्वेंट्री वाला सिस्टम नहीं होता, यानी कि जो एंट्री होती है जब हम जीएसटी वाला इनवॉइस काटते हैं और उसी से ऑटोमेटिक एंट्री होती है, तो उसमें इन्वेंट्री कई बार मतलब वो दिखाता है नरेशन में, कई बार नहीं दिखाता है ना। तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या चीज हमने सेल करी है, तो सेल ऑफ। अब मान लीजिए अब हमने जीएसटी इनवॉइस रेस किया और उसी से ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो रही है, तो हमें इतनी नरेशन में डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हमें कुछ इनवॉइस का देखना है तो हम इनवॉइस पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसी आप किसी का ऐसे बंदे का काम कर रहे हैं या कहीं पे ऐसी जगह एंट्री कर रहे हैं जहाँ पे इनवॉइस मैनुअली रेज होती है, कई लोग ऐसे भी हैं आज की डेट में जो मैनुअली रेज करते हैं इनवॉइस, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, नरेशन में क्लियर कट लिखना पड़ता है कि उस इनवॉइस में क्या सेल हुआ था उस पार्टी को, है ना। तो हमारा उस केस में ये अगर हम पूरी नरेशन में क्लियर कर देंगे, बिंग इनवॉइस नंबर इतना सो एंड सो रेस फॉर सेल ऑफ पेपर लेबल है, पेपर लेबल साइज तो 150 mm, क्वांटिटी 25 रोल @ 350। तो अगर हमें ये नरेशन में लिख देंगे कि हमने ये फलाना आइटम बेची, इस रेट पे बेची, ताकि जब भी हम एंट्री खोल के देखें तो हमें पता लगे उस पार्टी को हमने इनवॉइस खोल के देखने की जरूरत नहीं है बार बार। क्योंकि मैनुअल इनवॉइस एक होगा तो हम देख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर महीने में 500 इनवॉइस रेज हो रहे हैं किसी के मैनुअल, या 100 इनवॉइस रेज हो रहे हैं, तो एक साल बाद वो बंदा कहाँ देखता रहेगा। तो हम नरेशन में ही क्लियर कट लिख देंगे भी हमने क्या चीज बेची, कितने रेट पे बेची उससे। जहाँ पे मैनुअल इनवॉइस है, जहाँ पे टैली से ही सब कुछ है वहां पे तो टैली के अंदर सब कुछ डाटा आ ही जाएगा उसका, तो उसमें इतना इश्यू नहीं होता।
लेकिन अगर टैली में भी हम इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे और हमने टैली में सिर्फ इनवाइस रेस करके वन टाइम होता है और वो डिटेल मिट जाती है, मान लो इनवाइस रेस किया और उसकी इन्वेंट्री की डिटेल मिट गई, तो भी हमें नरेशन में सब कुछ लिखना पड़ेगा फिर उसके। तो इसीलिए अब एक और सेकंड इनवाइस भी देख लेते हैं। मान लीजिए अगर दूसरा इनवाइस आता है, किसी और पार्टी का देख लेते हैं। अब सेम सप्लायर का दूसरा इनवाइस है मान लीजिए, तो इसके लिए इसकी सॉरी डेट हमने वो डेट छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसकी डेट ले लेंगे, सही। तो सबसे पहले डेट है 22 अप्रैल 2025। नेक्स्ट आता है आपका पार्टी का नाम आ जाएगा आपका सेंट्रल 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 सेरिकल्चरल जर्म प्लाज्म रिसोर्स सेंटर। तो ये हो जाएगा आपका डेबिट। तो ये हो जाएगा आपका डेबिट 880 रुपए से, जितना इनवाइस अमाउंट है। डेटर को जब पूरे पैसे लेते हैं उससे 880 रुपए से। अब वही है बात है, जो टू सेल है वो हमारा रहेगा बेसिक अमाउंट 745 रुपये 76 पैसे। और हमारा इसमें आईजीएसटी है, क्योंकि ये हमें हरियाणा से बाहर की पार्टी है, तमिलनाडु की। तो इस केस में हमारा आईजीएसटी लग रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा आईजीएसटी पे बाय। अब ऐसे ही आप कोई भी इनवाइस उठा के किसी का भी देख सकते हैं गूगल पे भी, और एंट्री इस तरह से बना बना के उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। फिर 134 रुपये 24 पैसे। और एक चीज और होती है, कई बार हम एंट्री के नीचे टोटल करते हैं, कई बार नहीं भी करते। तो अगर आप एंट्री के नीचे टोटल करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये टोटल हमारा मैच होना चाहिए, अगर मैच नहीं है तो इसका मतलब एंट्री हमारी गलत है। जो बच्चे 11th 12th में भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये चीज काफी आगे काम आएगी। और फिर जो इसके नरेशन है वही सेम, बीइंग इनवाइस नंबर 8 DSS 2526 डेटेड 22/4/2025 रेट फॉर सेल ऑफ। पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि पार्टी तो हमने एंट्री पे लिख के दिया है। फॉर सेल ऑफ पेपर लेबल साइज 50 25 2 क्वांटिटी 4 @ 186 रुपये 44 पैसे। ये रेट जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है 186 रुपये 40 पैसे, क्वांटिटी ये रही। तो ये हमारी नरेशन कंप्लीट हो गई है। अब क्योंकि जीएसटी इनके ऊपर 18% होता है इन आइटम के ऊपर, तो वो जब भी हमें जीएसटी का रेट होता है जो 18% है वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो जीएसटी का जो रेट होता है वो एक ही बार हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं यहाँ से कितना चल रहा है। तो वो हमें उससे ही पता लग जाएगा, क्योंकि हमें क्या चीज बेची हमें ये इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इनवाइस नंबर चाहिए होता है हमें, और उसकी डेट, और दूसरे हमने क्या चीज बेची। पार्टी का नाम तो आ ही गया उसके अंदर, जीएसटी रेट कितना चल रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। तो इस आइटम के ऊपर 18% का जीएसटी है। तो ये हो गया हमारा मैनुअली जो सेल हम एंट्री करेंगे, ये मैनुअली। अब एंट्री और परचेज भी देख लेते हैं, फिर टैली के अंदर हम कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। हाँ, एक एक्सपोर्ट सेल की देख लेते हैं। एंट्री ऑफ सेल, ये हो गया आपका डोमेस्टिक सेल। डोमेस्टिक सेल में जीएसटी लगता है,
तो इसलिए डोमेस्टिक सेल की एंट्री है। अब एक्सपोर्ट सेल की भी देख लेते हैं, उसमें क्या फर्क होता है। और एक्सपोर्ट सेल, अब एक्सपोर्ट सेल के केस में क्या होता है कि या तो हम जीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करते हैं या जीएसटी विदाउट पे करके करते हैं। मान लो जब हम जीएसटी नहीं पे कर रहे, है ना, विद पेमेंट ऑफ जीएसटी, वो जो जीएसटी होता है उसका हमें रिफंड मिल जाता है जितना भी होता है, विद पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। विद पेमेंट ऑफ जीएसटी होगा आपका, तो आपका सबसे पहले होगा सन्डी डेटर, जो भी आपका एक्सपोर्ट डेटर है, एक्सपोर्ट डेटर डेबिट हो जाएगा। मान लीजिए जितना भी उसका उसको हमने करा यू सेल विद पेमेंट ऑफ जीएसटी, यहाँ नरेशन लिख देते हैं। अब एक्सपोर्ट डेटर के केस में जो आपकी फॉरेन करेंसी होती है वो भी लिखना जरूरी है, जिस रेट पे आपने आईएनआर में कन्वर्ट किया है वो भी लिखना जरूरी है। तो मैं आपको एक इनवॉइस दिखा देता हूँ, अगर एक्सपोर्ट का किसी का होगा तो गूगल पे देख लेते हैं। ये है ना जैसे एक्सपोर्ट का इनवॉइस, ये पार्टी है गुजरात फ्रेट टूल्स। इसने जो इनवॉइस रेस किया अपना, ऑटोमेटिक साफ मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, एचएसएन कोड डाल दिया और क्वांटिटी डाल दी, रेट डाल दिया। और रेट किस में है, यूरो में, है ना, इसका जो रेट है वो यूरो में है इसका, ये यहाँ पे दिया हुआ यूरो में। अब मान लीजिए हमने इसी की एंट्री करनी है तो हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए यूरो का रेट है हमारा, देख लेते हैं कितना है। कौन सी तारीख का बिल है ये, 4 मार्च 2020 का। तो उस समय था रेट यूरो का 81 रुपये 85 पैसे, राइट। तो मान लीजिए जैसे किसी पार्टी का, हम अब आज की डेट में ले लेते हैं रेट, हम इसको मान लेते हैं आज का है, तो मैं नरेशन में लिख देता हूँ। बीइंग तो मशीन सोल्ड क्वांटिटी वन, बीइंग तो मशीन सोल्ड क्वांटिटी वन एट द रेट 25 रुपए, एट द रेट यूरो 25.30। हम एक आइटम ले लेते हैं, वाइफ वाइफ नंबर, एक्सपोर्ट, इसमें एक्सपोर्ट इनवाइस नंबर नहीं दे रखा हमें। इनवाइस नंबर यही ले लेते हैं, 4352। और इसकी डेट है 5 मार्च 2020। तो इसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे, बीइंग सो मशीन सोल्ड क्वांटिटी वन यूरो एट द रेट यूरो 25.30, वाइड इनवाइस नंबर 4552 डेटेड। और अगर दोनों आइटम लिखते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन भी लिख देंगे साथ में, बीइंग सोल्ड क्वांटिटी वन एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन एट द रेट 12.50। तो ये इसकी नरेशन हो जाएगी। अब बात आती है करेंसी जिस रेट पे हमने आईएनआर में ली है ना। तो इसमें हम लिख देंगे 1 यूरो एट द रेट, उस डेट पे जो रेट था 81.8597, 81.8597। तो ये नरेशन का पार्ट हो जाएगा, कोमा लगा के हम उसमें लिख देंगे, ठीक है, इसी में।
1 यूरो इज इक्वल टू INR। ये तो ये हमारा जो है, अब हमारा एक्सपोर्ट डेटर जो हमारी पार्टी का नाम था वो यहीं से ले लेंगे। क्या, गुजरात फ्रेट टूल्स तो है सप्लायर, और उसने एंट्री दी है फिलिप मॉर्गन लिमिटेड को। तो फिलिप मॉर्गन लिमिटेड जो है वो डेबिट हो जाएगा आपका। अब किस रेट से होगा, इसने टोटल इनवॉइस जो रेस किया है इसने, यह 37.80, राउंड ऑफ कर दिया इसने 38 से, 38 यूरो। तो 38 यूरो इंटू 81.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेबिट हमारा हो जाएगा 3110.67। अब इस पे हम विद पेमेंट ऑफ GST करते हैं, तो हमें GST मान लीजिए 18% है रेट। तो हम क्या करेंगे इसमें, टू एक्सपोर्ट सेल 3110.67। अब दूसरी बात क्या है, ये जो एक्साइड ड्यूटी हम पेमेंट करेंगे एक्सपोर्ट सेल के केस में, ये पार्टी से नहीं मिलनी है आपको, है ना। तो ये आपको रिफंड आएगा, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, जो हमने GST पे किया है, GST और एक्सपोर्ट रिफंडेबल, उसको हम डेबिट कर देंगे। मान लीजिए 18% है, तो 3110.67 इंटू 18, ये हो जाएगा 559 रुपये 92 पैसे आपका। और यहाँ आप कर देंगे IGST। एक्सपोर्ट के सेल में क्या लगता है, IGST टेबल। तो ये आपका हो जाएगा सेम अमाउंट से क्रेडिट। अब क्या फर्क है उसमें, इन दोनों में, डोमेस्टिक सेल में क्या होता है कि GST पार्टी ने देना होता है, इसलिए पार्टी को ही डेबिट कर देते हैं वो अमाउंट। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में वो आपको गवर्नमेंट से रिफंड मिल जाता है, जितना आपने पे किया उतना आपको रिफंड मिल जाएगा, जब आप प्रूफ कर देंगे कि मैंने एक्सपोर्ट किया है फलाना पार्टी को और उससे मेरे पैसे भी आ गए हैं। अगर आपकी एक्सपोर्ट सेल रिवर्स होती है तो आपका GST भी रिवर्स हो जाएगा, आपको जमा कराने की जरूरत भी नहीं है। जब हम IGST टेबल में बुक करते हैं तो पहले हम पे करते हैं, फिर जब रिटर्न हमारा हो जाता है पूरा, फिर अगले महीने हम उसको रिफंड को, जब हमारे बिल ऑफ एंट्री बन जाती है, फिर GST को हम रिफंड ले लेते हैं। तो इसलिए हम इसे एक्सपोर्ट रिफंड डेबिट करते हैं, जब बैंक में पैसे आ जाते हैं तो बैंक डेबिट टू GST ऑन एक्सपोर्ट रिफंडेबल हम क्रेडिट कर देते हैं उसको। तो ये हमारी एक्सपोर्ट के केस में एंट्री होगी विद पेमेंट ऑफ GST। अब बात आती है विदाउट पेमेंट ऑफ GST, अगर GST पे नहीं करते तो हमें सिर्फ सेम सब कुछ रहेगा। किसी को कॉपी कर देता हूं मैं, ये हमारा जो GST ऑन एक्सपोर्ट रिफंड वाला पोर्शन है ये यहाँ से हट जाएगा। बस ये हमारी एंट्री होगी। हमारी एक्सपोर्ट सेल सेम रहेगी, पार्टी का नाम सेम रहेगा। जब GST पे करेंगे तो IGST पेबल को क्रेडिट करेंगे, और GST ऑन एक्सपोर्ट रिफंडेबल को डेबिट करेंगे। तो वो हमें बाद में रिफंड मिल जाएगा, लेकिन पार्टी को डेबिट नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो ये हमारी सेल की एंट्री थी, और ये हमारी डोमेस्टिक सेल की हो गई एंट्री, ये हमारी एक्सपोर्ट सेल की हो गई। तो अब हम इनको देखते हैं टैली में हम कैसे कैसे एंट्री करेंगे। टैली में ये हमने बुक्स खोल रखी हैं, तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वोचर में। सॉरी, उससे पहले हम आएंगे अकाउंट्स इन्फो में। एक हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये नोट करनी है कि वोचर टाइप, जब हमारा एक्सपोर्ट सेल है तो एक्सपोर्ट सेल की जो नंबरिंग है वो 1 2 3 होगी, तो हमें वोचर टाइप एक्सपोर्ट सेल का अलग बनाना पड़ेगा, और डोमेस्टिक सेल का जो वोचर है वो हमें अलग बनाना पड़ेगा। हम चाहे तो B2B के वोचर टाइप भी अलग बना सकते हैं, B2C के भी अलग बना सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो अभी हम दो वोचर टाइप बना रहे हैं, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल। अब वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे सबसे पहले अकाउंट इन्फो में जाएंगे, फिर वोचर टाइप में, फिर आपने क्रिएट करना है। अब आता है डोमेस्टिक सेल। टाइप ऑफ वोचर कौन सा आपने सिलेक्ट करना है, ये बता देता हूँ मैं। आपने सेल वाला सिलेक्ट करना है। अब एब्रीवेशन ये अपने आप ले लेगा, डिफॉल्ट प्रिंट टाइटल की जरूरत नहीं है। मेथड ऑफ वोचर नंबर ऑटोमेटिक कर दीजिए, स्टार्टिंग नंबर 1, प्रीफिल विद 0, विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। अगर मान लीजिए आपकी सीरीज 4 में है, 5 में है, 1 से लेकर 10,000 तक बिलिंग आपकी, मान लीजिए आपकी बिलिंग 1 से लेकर 1,000 तक होने वाली है, आपको पता है एक साल में, तो आप यहाँ पे 4 नंबर दे दीजिए। प्रीफिल विद 0, यस, वो 0001 लिखेगा फिर उसको, अदरवाइज 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे लिखेगा। यूज ऑफ कॉमन नरेशन, यस,
नरेशन फॉर ईच एंट्री नो, प्रिंट आफ्टर सेविंग वोचर नो, बार बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। यूज इफेक्टिव डेट फॉर वोचर नो। इफेक्टिव डेट का मतलब होता है कि जो उस समय डेट चल रही है वही वाली डेट उठा लेगा, बल्कि हमें जब बैक डेट की एंट्री करनी है तो बार बार हमें चेंज करना पड़ेगा। मेक ऑप्शनल एज डिफॉल्ट, ये छोड़ दीजिए। नेम ऑफ क्लास ये भी छोड़ दीजिए। अब आता है रीस्टार्ट नंबरिंग। हर साल वो नंबर रिवाइज कैसे करेगा? जब आपने उसे बता दिया भाई 1 अप्रैल 25 से तो एक नंबर ले लियो, फिर ईयरली 1/4/2026 से फिर एक ले लियो, फिर 1/4/2027 से फिर एक ले लियो, ऐसे उसे बताना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है कि हम 2 साल की किताबें स्प्लिट कर लेते हैं, तो आपको सिर्फ 2 साल बताना उसे जरूरी है। फिर आता प्रीफिक्स। अब आप चाहते हैं कि जब मेरा जो डोमेस्टिक सेल है उसके आगे लिखा है ना, DOM 2526 ऐसे, ये हर इनवॉइस के आगे DOM 2526 लिखा आएगा डोमेस्टिक के सेल में। सफिक्स अगर लगाना चाहें उसके बाद, यानी कि उसके बाद कुछ लगाना चाहते हैं, कई लोग इनवॉइस से 2526/001 आगे लिखते हैं डोमेस्टिक, है ना, DOM करके, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। वैसे आप ये लिखना चाहते हैं 2526, सॉरी, आप लास्ट में लिखना चाहते हैं DOM, तो इनवॉइस के लास्ट में -DOM लिखा आएगा इस तरह से। तो ये भी मैं छोड़ देता हूँ। फिर हम करेंगे एक्सपोर्ट सेल का वोचर टाइप। अब एक्सपोर्ट सेल का भी उसी में करना है सेल में, और एब्रीविएशन छोड़ दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। इसको भी वही बताना है भाई 1/4/26 से तूने फिर एक नंबर लेना है, 1/4/27 से फिर एक नंबर लियो, और एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/25 से। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, एक्सपोर्ट 2526, यहाँ से अभी क्या करेगा, 001 ले लेगा। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट मैंने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ 4 कर देता हूँ। तो अभी किस तरह से दिखाएगा मेरे को इनवाइस नंबर, वो देख लेते हैं। अब हम आते हैं अपनी एंट्री में। तो सबसे 10 मिनट रह गए हैं अभी। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने उस पार्टी का लेजर खोला है या नहीं खोला। सबसे पहले हमें देखें, हेरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट का लेजर खुला होना चाहिए, सेल का लेजर खुला होना चाहिए, CGST का और SGST का और IGST का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेजर कौन कौन से खुले हैं हमारे। अकाउंट इन्फो में आएंगे, लेजर डिस्प्ले, हेरिटेज का नहीं खुला हुआ, IGST टेबल का खुला हुआ है, CGST टेबल खुला हुआ है, SGST टेबल खुला हुआ है, और फिर कौन सा था हमारा, सेल का। सेल को हम लिख लेते हैं डोमेस्टिक सेल, राइट। तो सेल हमारी B2B है, तो सेल B2B कर देंगे। ये हमारी जो रजिस्टर्ड डीलर को सेल होती है जिसके पास GST नंबर होता है उसे B2B, बिजनेस टू बिजनेस सेल बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टू सेल B2B। B2C का मतलब डायरेक्ट कस्टमर जिसके पास GST नंबर नहीं है, एंट्री वही रहेगी सेम। तो सेल B2B है हमारे पास। फिर आता है हमारा एक्सपोर्ट सेल, ये भी है। तो सबसे पहले पार्टी का लेजर खोल लेते हैं, लेजर हेरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, सन्डी ट्रैक्टर 4, यहाँ पे सन्डी ट्रैक्टर में डाल देते हैं। अब बात आती है, एक्सपोर्ट वाले डेटर अलग हैं, डोमेस्टिक डेटर अलग हैं। तो सन्डी डेटर पे हम दो, सन्डी डेटर डोमेस्टिक खोल रखे हैं हमने यहाँ पे। तो सन्डी डेटर डोमेस्टिक में डालेंगे इसको। मेंटेन बिल बाई बिल, यस। क्रेडिट पीरियड मान लीजिए 15 दिन का है। अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग भी चढ़ा देंगे इसका, अदरवाइज नहीं। तो दूसरी पार्टी थी एक हमारी सेंट्रल, इसका शॉर्ट में नाम डाल लेते हैं, मेरे को टाइम हो जाएगा। और दूसरी पार्टी है एक्सपोर्ट की, उसका नाम है फिलिप मॉर्गन लिमिटेड। सन्डी डेटर फॉर एक्सपोर्ट में डालेंगे इसको, ठीक है। अब एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वोचर। सबसे पहले आएंगे सेल में, F8 दबाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नजर आएगी। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक सेल में सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने वोचर टाइप डोमेस्टिक सेल का सेलेक्ट किया। अब सबसे ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है DOM
ओब्लिक 2526/001, जैसा कि हमने देखा था। अभी हमने जो 4 नंबर डाले थे उसके बदले में 001 आ गया, 4 नंबर आ गए यहाँ पे, और जो हमने प्रीफिक्स डाला था वो भी आ गया। रेफरेंस में आप भी कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। पार्टी अकाउंट नेम सबसे पहले हेरिटेज आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो डिस्पैच डिटेल आ रही है, भरना चाहे तो हम भर सकते हैं, है ना। नहीं है तो जरूर तो हम हटा भी सकते हैं इसको। तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं अभी। फिर आता है सेल्स लेजर। सेल्स है हमारी B2B। अब आता है आइटम नेम। आइटम नेम हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं एक आइटम वैसे ही क्रिएट कर देता हूँ। अ, ये मैं अभी अगले वीडियो में बताऊंगा कि आइटम कैसे क्रिएट करनी है। अभी हम प्रोमो तो देखो। अब ये हमसे, जो हम सेल वाइज का एंट्री कर रहे हैं, अगर आइटम वाइज एंट्री करते हैं तो ये हमसे इस तरह से पूछेगा। अदरवाइज हम सिंपल वे में एज वोचर की तरह एंट्री बताता हूँ आपको। ये वाला जो तरीका है ये बाद में बताऊंगा। सिंपल एज वोचर हमने ये लिया। डेट आ गई हमारे पास। डेट हम ले लेते हैं 1 अप्रैल। अभी 1 अप्रैल ही मान लेते हैं। तो 1 अप्रैल डेट डाल दी। इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, हेरिटेज को डेबिट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10,325। न्यू रेफरेंस ये अपने आप आएगा यहाँ पे। ठीक है, बिल वाइज किया हमने टू सेल B2B। अभी आइटम वाइज है तो ये अभी ले रहा है यहाँ पे। तो अभी हम डाल देते हैं अ, कितनी क्वांटिटी थी हमारे पास। अभी एक कर देता हूँ इसे, अभी टाइम नहीं है। सॉरी, 750। अब आता है हमारा CGST टेबल। 787.50। SGST टेबल 787.50। यहाँ लिखेंगे नरेशन जो हमने बताई थी, बीइंग इनवॉइस नंबर। जो ये सारी नरेशन है हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। तो जितनी भी नरेशन जो हमने यहाँ पे लिखाई है, ये वाली, ये सारी नरेशन यहाँ पे एज इट इज टाइप कर देंगे। फिर इस वोचर को सेव करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा दूसरा वोचर था वो देख लेते हैं। अब ये हमारा, मान लीजिए GST नंबर नहीं है इसके पास, तो ये B2C सेल में जाएगा ये। तो दूसरी एंट्री डेट क्लिक करेंगे, 22/4/25। अब ये जाएगी हमारी पार्टी है कैंसल। और इसका इनवॉइस हमने खोल रखा है यहाँ पे। देखिए इसके बाद GST नंबर नहीं है, तो ये B2C सेल है, बिजनेस टू कस्टमर। तो इसके लिए हम, कहाँ गई ये? इसका कितने का था इनवॉइस? ये है 880 रुपये का डेबिट। न्यू रेफरेंस, और आइटम को छोड़ देते हैं। वही सेम ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। कितने का था ये? 743 रुपये 76 पैसे। अभी आइटम सेम इसलिए ले रहे हैं अभी, मतलब अभी टाइम नहीं है। तो सॉरी, एक्सपोर्ट सेल नहीं, यहाँ पे आएगा सेल B2C। फिर यहाँ पे IGST टेबल। तो 134 रुपये 24 पैसे आ गया आपका। और जो नरेशन है वो एज इट इज जो हमने यहाँ एक्सेल में बताई थी, वो नरेशन एज इट इज वहाँ पे लिख देंगे सेम। अब आता है एक्सपोर्ट सेल के केस में। इसको बंद कर देता हूँ। एक्सपोर्ट सेल, अब यहाँ पे फिर आप F8 प्रेस करेंगे, है ना। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, कई बार आवाज क्लियर नहीं होती। प्रेस F8। ठीक है। ओहो, मिट गया ये। क्या हो रहा है? ठीक है, तो प्रेस F8 करना आपने। यहाँ करेंगे तो आपके पास आएगा एक्सपोर्ट सेल का ऑप्शन, फिर आपने वो कर देना। एक्सपोर्ट सेल आ गई। अब इसमें देखिए, उसमें जो प्रीफिक्स था वो नंबर ऑफ डिजिट थे वो 1 था सिर्फ। तो इसलिए यहाँ पे 1 दिखा रहा है। तो वो हम बाद में जाके 4 करेंगे तो 001 दिखाएगा यहाँ पे रेफरेंस में, ये वाला जो है ये पोर्शन। तो फिर हम चलते हैं, मान लीजिए डेट हम छोड़ देते हैं अभी। डेट 22/4 ही ले लेते हैं। फिर पार्टी नेम था हमारा फिलिप मॉर्गन। फिलिप मॉर्गन लिमिटेड आ गया हमारे पास।
डिस्पैच डेट होगी तो भर देंगे, एक्सपोर्ट सेल आ गया। फिर आती है नेम। अभी आइटम हमने क्रिएट नहीं करी, अभी आइटम हम यही ले लेते हैं। सॉरी, इसको एज ए वोचर दिखाना है आपको। एज ए वोचर एक्सपोर्ट सेल हमारी डेबिट हो रही है पार्टी को 3110.67। और न्यू रेफरेंस एक्सपोर्ट आइटम अभी वही ले लेते हैं, 3110.67। तो ये हमारा जीएसटी, विदाउट जीएसटी पेमेंट के थ्रू ये वाला वोचर पंच होगा, है ना। तो नरेशन जो है इसकी ये वाली आ जाएगी, विदाउट पेमेंट जीएसटी वाली। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। ये हमारा विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, नरेशन वही आएगी जो हमने लिखी थी उसमें। तो अब इसको सेव कर लेते हैं। फिर अगर सेम वोचर में ही अगर हमें दिखाना है, उसको कॉपी कर लेते हैं। उसको विद पेमेंट ऑफ जीएसटी कैसे होगा, एक्सपोर्ट सेल फिलिप मॉर्गन डेबिट, ये रहेगा हमारा। अब अब इसके लिए हमें क्या, जीएसटी पब्लिक एंटिटी हिसाब से अलग से करनी पड़ेगी। ऑल्ट ए कर देंगे हम। पहले इसको कॉपी कर लेंगे, या पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको 23 मान लेते हैं। तो सेम वोचर जो हमारा, ये विदाउट ये विदाउट पेमेंट था, और ये हो जाएगा हमारा विद पेमेंट ऑफ जीएसटी। जब विद पेमेंट ऑफ जीएसटी होगा तो हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी, 23/4 यहाँ पे। और वो करनी पड़ेगी जेवी के थ्रू। इसका लेजर खोलना पड़ेगा। एंट्री में ही लेजर खोलने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट सी। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हमें जो नया लेजर खोलना है वो हमें खोल देंगे यहाँ पे जी। एक सेकंड। तो वाइल डूइंग एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ लेजर प्लस ऑल्ट सी, तो आप यहाँ पे नया लेजर क्रिएट कर पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे नया लेजर खोल देंगे, जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट रिफंडेबल। तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, करंट असेट्स में, क्योंकि ये हमें रिसीव होने वाला है। इसके जिस चीज के भी बदले हमें पैसा मिलने वाला है वो हमारी करंट असेट्स ही होती है। मतलब कोई पैसा, जैसे कुछ हमें रिसीव होने वाली है, मतलब अक्रूड हो गई हमें, है ना। अगर वो हमारी इनकम है तो इनकम क्रेडिट होगी और वो चीज डेबिट होगी। लेकिन अगर हम जीएसटी पेबल हमने लाइबिलिटी क्रिएट करी थी, तो जब भी एंट्री कंप्लीट पूरी हमारी कब होगी, जब जीएस कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट होगी और कोई भी असेट्स क्रिएट होगी। तो इस केस में हमने यहाँ देखा था हमने कि जीएसटी और एक्सपोर्ट रिफंडेबल डेबिट हुआ, उसकी जगह पे एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, एक असेट्स क्रिएट हो रही है और एक लाइबिलिटी। तो ये जीएसटी और एक्सपोर्ट फंडेबल हमारी असेट्स है, हमें रिकवरेबल होगा। और ये हमारा हो जाएगा करंट असेट्स में। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और नेक्स्ट लेजर जो हमारा क्रिएट होना था, और सी करेंगे, वो था हमारा जीएसटी आई आईजीएसटी पेबल। ये आईजीएसटी पेबल हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है, तो इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट रिफंडेबल हमारा डेबिट हो जाएगा 559 को हटाएगी। आईजीएसटी पेबल 500, जो नरेशन है वो हमारी सेम रहेगी, वो नरेशन वाली, बीइंग जीएसटी ऑन इनवॉइस नंबर सो एंड सो, बीइंग आईजीएसटी पेबल ऑन एक्सपोर्ट इनवॉइस नंबर 4552, डेटेड 5। नरेशन में इसलिए वही वही लिख रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए, एंट्री हमारी जो आज की डेट में इनवॉइस जनरेट करेंगे वो इनवॉइस नंबर और वो हमारा सेम रहेगा, है ना।
तो अभी फिलहाल मैं वही कोई नरेशन लिख रहा हूँ ताकि ये समझाने के लिए 4552-5 बस इतना सफिशियंट है नरेशन। तो ये हमारा जो है एक्सपोर्ट सेल अमाउंट वही रहेगा, डेटर अमाउंट वही रहेगा दोनों केस में। लेकिन जो हमारा एचजीएसटी और वो रिफंडेबल है वो हमारे बैलेंस शीट में शो हो जाएगा, वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। आपका करंट असेट्स में ये जीएसटी और एक्सपोर्ट रिफंडेबल यहाँ पे आएगा। और सन्डी डेटर जो आपके डोमेस्टिक के थे जिनके दो इनवॉइस रेस किए थे वो ये रहे दोनों। और जो आपका एक्सपोर्ट वाले हैं, दो एंट्री की है हमने, वो दोनों यहाँ आ गई। और फिर हमारी जो करंट लाइबिलिटी थी, यानी कि सीजीएससी पेबल जो हमने डोमेस्टिक इनवॉइस रेस की थी उनके ऊपर, और आईजीएससी पेबल जो एक डोमेस्टिक इनवॉइस था और एक एक्सपोर्ट का इनवॉइस था। तो इस तरह से हमारी करंट लाइबिलिटी वो शो हो जाएगा। और ये हमारा P&L है। सेल हम देख सकते हैं, डोमेस्टिक सेल आ गई हमारी दोनों, पहला इनवॉइस दूसरा इनवॉइस। और ये बाकी दोनों एक्सपोर्ट के इनवॉइस। और अभी हमारे सेल का जो है ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम परचेज की एंट्री देखेंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सबका वीडियो को वॉच करने के लिए। प्लीज लाइक कीजिए, ताकि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिनके काम की चीज है, ताकि जितने ज्यादा व्यूज होंगे तो शायद, होता ना कि कई बार ट्रेंड में आती है वो चीज, तो ज्यादा से ज्यादा लोग तभी देख पाएंगे जब लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे इसको। तो प्लीज शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू सबका।